प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। पिछले कक्षा में हम बात कर रहे थे संसाधनों के बारे में कि संसाधन वातावरण की वह वस्तु है जिससे मानव की आवश्यकताओं, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए उसके सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होते हैं और जिन्हें प्रकृति में उस वातावरण में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में से प्राप्त किया जाता है। कुछ संसाधनों को भूगर्भ के अंदर से अधिक गहराई से मानव श्रम, तकनीकी और प्रौद्योगिकी की सहायता से प्राप्त किया जाता है और कुछ संसाधनों को हमारे आसपास के वातावरण से प्राप्त कर लिया जाता है। उसी संदर्भ में आज हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों की। ऊर्जा संसाधन जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि वे पर्यावरण की वस्तु, वे तथ्य जिनके द्वारा शक्ति अर्थात एनर्जी प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। वास्तव में ऊर्जा संसाधन किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के आधारभूत सूचक होते हैं। किसी भी देश के विकास और औद्योगिक विकास का जो स्तर है वो शक्ति के साधनों पर निर्भर करता है। किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए, उसकी आर्थिक प्रगति के लिए शक्ति के साधनों का होना अति आवश्यक है। प्यारे बच्चों, शक्ति के साधनों को, ऊर्जा संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं। बात की जाए ऊर्जा संसाधन इसके दो प्रकार होते हैं। एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा गैर परंपरागत। गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन। फर्स्ट पॉइंट अपना है परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जिनका मानव शक्ति या ऊर्जा के रूप में प्राचीन काल से ही उपयोग करता आ रहा है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कोयला,
पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत। आदि आते हैं। जबकि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि संसाधनों को शामिल करते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण शक्ति का साधन कोयला। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोयला प्राचीन काल से ही विश्व के विभिन्न देशों में शक्ति का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मुख्य रूप से ब्रिटेन में भी जो औद्योगिकरण का सूत्रपात हुआ, उसकी जननी भी कोयला को ही माना जाता है। इसके अलावा कोयला जिसे काला सोना, उद्योगों की जननी, उद्योगों की जननी आदि शक्ति के महत्वपूर्ण पदार्थ के रूप में जाना जाता है। कोयला शक्ति का वह साधन है जो किसी भी औद्योगिक विकास के लिए अति महत्वपूर्ण घटक होता है। प्यारे बच्चों, कोयले के प्रकारों की अगर अपन बात करते हैं, यहां से भी अपना एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। कई कंपटीशन वगैरह या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित प्रश्न किया जाता है। निर्माण के आधार पर यदि हम देखते हैं तो कोयला दो प्रकार का होता है। एक भूगर्भ से प्राप्त होने वाला कोयला और दूसरा लकड़ी का कोयला। लेकिन कार्बन की मात्रा के आधार पर, कार्बन की मात्रा के आधार पर देखा जाए तो कोयला चार प्रकार का होता है। कोयला चार प्रकार का होता है, जिसमें एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इस प्रकार से कार्बन की मात्रा के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो कोयले के चार प्रकार होते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। एंथ्रेसाइट की बात की जाए, यह सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला होता है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा
80 से 90% होती है। यह कोयला जलने पर कम धुआं और अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। विश्व के कई देशों में एंथ्रेसाइट कोयले के विपुल भंडार मिलते हैं। दूसरे नंबर पर आता है बिटुमिनस कोयला। इस कोयले में कार्बन की जो मात्रा है लगभग 80 से 85%, या हम बात कर सकते हैं 70 से 80% कार्बन की मात्रा होती है। तीसरा जो कोयला है लिग्नाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% होती है। और पीट कोयला, जिसमें कार्बन की मात्रा 50 से कम, या कुछ बुकों में दे रखा है 30 से 40%। यहां से अपना एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है उसमें हम बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ किस्म का कोयला एंथ्रेसाइट और सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट माना जाता है। इस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। यह जलने पर अधिक धुआं, अधिक राख और कम ऊष्मा प्रदान करता है, जबकि एंथ्रेसाइट कोयला यह अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। जैसा कि अभी अपन देख रहे थे, कोयला औद्योगिक धुरी का महत्वपूर्ण आधार है। ब्रिटेन में भी औद्योगिकरण का सूत्रपात का जो श्रेय है वो कोयला को ही माना जाता है। कोयला को काला सोना या औद्योगिकरण की जननी भी कहते हैं। विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो भारत कोयला उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में कोयला क्षेत्रों की बात की जाए तो मुख्य रूप से भूवैज्ञानिकों के अनुसार भारत में कोयला दो काल की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, जिनमें एक है गोंडवाना युगीन काल से और दूसरा है टर्शियरी युगीन काल से। गोंडवाना काल की हम बात करते हैं तो भारत का सबसे अधिक जो कोयला है वो गोंडवाना काल की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से गोदावरी नदी क्षेत्र, महानदी क्षेत्र, दामोदर नदी क्षेत्र, पश्चिमी दामोदर नदी क्षेत्र और सोन नदी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, महाराष्ट्र वर्धा और पश्चिम बंगाल कोयला क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। कोयले के इसी वितरण की बात की जाए तो आप भारत के दिए गए मानचित्र में कोयला क्षेत्रों को और उसके महत्वपूर्ण स्थानों को, महत्वपूर्ण राज्यों को इस मानचित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ संकेत के द्वारा इंडिकेट किया गया है, सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, यानी कि जो आपका गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र है। और इस नदी घाटी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के दो महत्वपूर्ण क्षेत्र आदिमनगर, वारंगल और करीमनगर क्षेत्रों से भारी मात्रा में कोयला प्राप्त किया जाता है। सिंगरेनी इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं
महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, जिसमें ओडिशा का जो तलचर क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है और यहाँ से भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है और इस कोयले का उपयोग न केवल शक्ति के रूप में बल्कि उर्वरक और अन्य उद्योगों के रूप में भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र से भारी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। पश्चिम बंगाल के इस रानीगंज क्षेत्र से प्राप्त कोयला लौह इस्पात उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र से इसके समीप दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है जिसमें हम बात करते हैं झारखंड कोयला क्षेत्र। झारखंड कोयला क्षेत्र का जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है उसमें झरिया सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र माना जाता है और इसी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण दो क्षेत्र हैं, जिले हैं हजारीबाग और बोकारो, और इन्हीं के समीप महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र आपका है गिरिडीह। गिरिडीह कोयला क्षेत्र से भी कोयला प्राप्त किया जाता है। मध्य प्रदेश कोयला क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो मध्य प्रदेश में सिंगरौली महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्रों में कोरबा, तातापानी आदि इसके महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में भी बात की जाए तो महाराष्ट्र की जो वर्धा है, रत्नापुर है, भंडारगिरी क्षेत्र है, यहाँ से भी महत्वपूर्ण कोयला प्राप्त किया जाता है। तमिलनाडु का जो नवेली क्षेत्र है ये लिग्नाइट कोयले के लिए महत्वपूर्ण जाना जाता है। अब हम बात करते हैं टर्सरी युगीन कोयला क्षेत्र की। देखिए टर्सरी युगीन जो कोयला क्षेत्र है केवल भारत का 2% ही, जैसा कि आपको यहाँ इंडिकेट किया गया है कि भारत का केवल 2% कोयला टर्सरी युग की काल की चट्टानों से, मेसोजोइक चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से हम देखते हैं जम्मू कश्मीर, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इसके अलावा तमिलनाडु आदि क्षेत्रों से भी ये कोयला प्राप्त किया जाता है। वास्तव में कोयले की बात की जाए तो ये शक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। इसके बाद हम अगली क्लास में जो चर्चा करेंगे वो कोयला के बाद दूसरा महत्वपूर्ण शक्ति का साधन है पेट्रोल के बारे में या पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इन सबको पढ़ने के बाद थोड़ा सा विचार आता है कि कोयले का निर्माण या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि लाखों करोड़ों वर्षों पहले पृथ्वी की उथल पुथल के कारण असंख्य पेड़ पौधे, जीव जंतु भूगर्भ में दब गए थे। उन्हीं पेड़ पौधों के दब जाने से भूगर्भ में उच्च तापमान और दबाव के कारण ये वनस्पतिक अंश कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार कोयले का निर्माण हुआ और आज आधुनिक युग में यदि देखा जाए तो कोयला सभी उद्योगों के लिए और किसी देश के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। धन्यवाद।